अरे सुखिया, क्या बात है? यहाँ ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मेले में नहीं चलना है क्या? नहीं भाई, तुम लोग जाओ मेले में, मुझे नहीं जाना। क्या बात है सुखिया भैया, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं तो भूल ही गया कि लक्ष्मी भाभी तो गर्भवती हैं। अब तो किसी भी वक्त खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोनों की बात सुनकर सुखिया बोलता है, इसी बात की तो चिंता है मेरे भाई। एक बार फिर से हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है। सब कुछ ठीक तो होगा ना, या फिर पिछली बार की तरह फिर से? और फिर सुखिया रोने लग जाता है। कैसी बात करते हो सुखिया भैया, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इतने में राजू अपनी पत्नी को टोकते हुए बोलता है, हाँ भाई, सुनीता बिल्कुल ठीक कर रही है, तो ईश्वर पर भरोसा रख, देखना इस बार सब अच्छा होगा। और फिर राजू अपनी पत्नी को लेकर मेले के लिए चला जाता है। उधर जब नगर के सारे लोग मेले के आनंद में डूबे हुए थे कि तभी एक अनजान व्यक्ति जंगल में आग जलाए अजीबोगरीब तरीके से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। महाराज, मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ये सब करने से आपकी सोचे अनुसार कार्य होगा? इसीलिए मैं आपको अपने साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन आपको तो हर जगह मेरे साथ ही चलना है। अब आ ही गए हो तो चुपचाप बैठो और मुझे मेरा काम करने दो, समझे? और फिर महामंत्री जी चुप करके वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है, जिसे देख महाराज तुरंत उठ खड़े होते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोलते हैं, प्रणाम गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैं ठीक वैसा ही कर रहा हूँ, तो क्या अब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी? उम्मीद तो यही है राजन, बस तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करते जाना। मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है जब मेरा वर्षों पुराना अधूरा कार्य पूर्ण होगा, और उसके लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अब हम उसी दिन मिलेंगे जब तुम अपना तप पूर्ण कर लोगे। ऐसा कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और महाराज अपने महामंत्री के साथ महल वापस लौट आते हैं। इतने में महाराज जल्दी चलिए। क्या बात है दासी रेखा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, वो महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है, आप जल्दी चलिए। महामंत्री जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, न जाने क्या हुआ होगा। महाराज, हिम्मत रखिए, सब अच्छा ही होगा। अभी हमें फौरन महारानी के पास जाना चाहिए। और फिर सभी दौड़ते हुए महारानी के पास पहुंचते हैं और उनके कक्ष के बाहर दासी के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में वही दासी बाहर आती है। महाराज, मुबारक हो, आपको पुत्री हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कह दो कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी राजा के ऐसे व्यवहार को देखकर महामंत्री और दासी रेखा चौंक जाते हैं। महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी प्रथम संतान है और आप यूं उदास हो रहे हैं, आखिर क्या बात है? महामंत्री, मेरी पीड़ा तुम नहीं समझोगे। दासी रेखा, तुम फौरन उस बच्ची को लेकर मेरे पास आओ। महाराज की आज्ञा अनुसार दासी राजा की पुत्री को बाहर लेकर आती है और महाराज को दे देती है। महामंत्री, आप इसे ले जाइए और इसे मारकर जंगल में छोड़ आइएगा, ताकि भूले से भी किसी के हाथ ये न लगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? बस जितना मैंने कहा उसका पालन हो। और हाँ, मैं आप दोनों से कह देता हूँ, इस बात का पता किसी को भी न चले कि महारानी को जीवित पुत्री हुई थी। लेकिन महाराज। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम सभी से कह देना
कि महारानी को मृत बच्चा हुआ था, समझी? और हाँ, अगर इस बात का पता हम तीनों के अलावा किसी और को चला तो मैं तुम दोनों का सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं, क्योंकि महेंद्र सेन एक क्रूर राजा था। इसलिए मजबूरी में महामंत्री को उनकी बात माननी ही पड़ती है और वो उस फूल सी बच्ची को हाथों में लिए जंगल की ओर चल देते हैं। लेकिन उनका मन तो कुछ और ही कह रहा था कि तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। हे ईश्वर, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। एक बार फिर से बेचारे सुखिया भैया के घर मृत बच्चा पैदा हुआ है। ये खबर सुनकर तो वो टूट ही जाएंगे। अभी तो लक्ष्मी भाभी बेहोश है, लेकिन जब वो उठेंगी तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में ही पूछेंगी। मैं किस मुंह से उन्हें ये सब बताऊंगी। महामंत्री वहां पर खड़े ही ये सब सुन रहे होते हैं, जिसके बाद उनके दिमाग में एक योजना आती है। लगता है इस दंपत्ति को संतान चाहिए, तो क्यों ना मैं महाराज की इस पुत्री को यहीं छोड़ दूं। कम से कम इसकी जान तो बच जाएगी और इन लोगों की भी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर महामंत्री राजा की पुत्री को चुपके से लक्ष्मी के पास रखकर मृत बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। जब सुखिया की पत्नी लक्ष्मी को होश आता है, मेरी पुत्री, तुम कितनी सुंदर हो, अजी सुनते हो? देखिए, आपको पुत्री हुई है। बरसों बाद भगवान ने सुखिया को बच्चे का सुख दिया था, इसलिए वो भी बहुत खुश था। मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान हम पर दया जरूर करेंगे। सुनीता को ये सब कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो भी इसे ईश्वर का चमत्कार समझ लेती है। और राजा महेंद्र को भी फिर से एक पुत्र होता है। महामंत्री जी, आखिरकार आज जाकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। आप सारी प्रजा में एक बोरा अनाज और राजकोष से कुछ धन बंटवा दीजिए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जो आज्ञा महाराज। और फिर राजा की आज्ञा अनुसार महामंत्री राज्य में अनाज और पैसे बंटवा देते हैं। क्या बात है भैया, लगता है आज महाराज बहुत प्रसन्न हैं, जो यूं हमें अनाज और पैसा दान दे रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या? महाराज को पुत्र हुआ है, पुत्र। इसीलिए तो सभी को दिल खोलकर दान दे रहे हैं। चलो अच्छा हुआ। मैंने तो सुना है कि उनकी प्रथम संतान मरी हुई जन्मी थी। हाँ भाई, भाग्य का खेल तो देखो। लेकिन इस बार भगवान ने इन्हें भी संतान का सुख दे ही दिया। हाँ, जैसे भगवान ने मुझे दिया है। एकदम सही कहा। और फिर दोनों दोस्त आपस में अपने सुख दुख की बातें करने लग जाते हैं। उधर खुशी के मारे महाराज अपनी पत्नी से बोलते हैं। आज हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें कब से इंतजार था। हाँ महाराज, लेकिन प्रथम संतान तो सभी को प्रिय होती है। काश ईश्वर ने हमसे हमारी पुत्री न छीनी होती, तो आज हमारी 2 संतान ही होती। इस खुशी के मौके पर तकलीफ देने वाली बातों को क्यों याद करती हो? समझो कि यही नियति थी। जो मिला है उसी में खुश रहो। ऐसा कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलते हैं। आखिरकार उनकी कही गई बात सच हुई और मुझे पुत्र हो ही गया। इतने में महामंत्री चेतन वहाँ आ जाते हैं और महाराज से पूछते हैं। महाराज, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछिए महामंत्री जी। महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आज से 1 साल पहले आपने अपनी प्रथम पुत्री को जंगल में क्यों छोड़ दिया। अगर आज वो जिंदा होती तो आज आपके 2 बच्चे होते। यही तो मैं नहीं चाहता था महामंत्री। मैं कुछ समझा नहीं महाराज।
तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने काम से काम रखो, समझे? कुछ समय ऐसे ही बीत गए। उधर राजा की बेटी, जिसे महामंत्री ने सुकिया के घर पर छोड़ दिया था, अब वयस्क हो चुकी थी, लेकिन था तो उसके अंदर राजघराने का ही खून। क्या करूं मैं इस लड़की का? शादी लायक हो गई है, लेकिन शौक तो किसी राजा महाराजा की बेटी की तरह है। अरे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो लक्ष्मी? और क्या बोलूंगी, तुम्हारी लाडली बेटी के बारे में ही तो बोल रही हूँ। अब उसने क्या किया? क्या किया? दिन भर किसी राजकुमारी की तरह शिकार के लिए भटकती फिरती है। तुम्हें बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा कौन करेगा इससे शादी? इतने में चंद्रकला वहाँ आ जाती है। किसके बारे में बात हो रही है माँ? कहीं मेरे बारे में तो नहीं? अरे तेरी माँ और किसके बारे में बात करेगी भला? हैं? और नहीं तो क्या, शादी की उम्र हो चली है। एक ये है जो दिन भर हाथों में तीर कमान लिए शिकार के लिए निकल पड़ती है। हम ग्रामीण लोगों के घरों की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। माँ, तुम्हें पता तो है मुझे शिकार का कितना शौक है, और मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है। अच्छा मैं चली, मुझे आज बहुत ही अच्छी जगह पता चली है जहाँ मुझे अच्छे से शिकार करने को मिलेगा। और फिर वो शिकार पर निकल जाती है, जिसे देख लक्ष्मी कहती है, हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से इसके अंदर ये राजकुमारियों वाले गुण आ गए हैं। उधर राजा महेंद्र सेन भी अपने 25 वर्षीय पुत्र अपूर्व सेन से बोलते हैं, बेटा अपूर्व, अब तुम 25 वर्ष के हो चुके हो। अब जल्द ही तुम्हें इस राज का भार संभालना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस राज का चप्पा चप्पा पता हो। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, मैं तो पहले से ही अपने राज्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ। नहीं, एक ऐसी जगह है जिसके बारे में तुम अभी भी नहीं जानते। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी? मतलब ये कि आज मैं तुम्हें शिकार पर एक ऐसी जगह ले चलूंगा, वहां जाते ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, और इसके साथ ही तुम्हें मेरा वर्षों से अटका हुआ एक कार्य भी संपन्न करना होगा। कौन सा कार्य पिताजी? ये तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा पुत्र। इतने में वहाँ महामंत्री चेतन भी आ जाते हैं। महाराज, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। महामंत्री को ऐसा कहता देख राजा घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारा वहां क्या काम? महाराज, मैं आपका महामंत्री हूँ। हर जगह आपके साथ रहना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगा ही। लेकिन पिताजी, अगर महामंत्री जी इतना जिद कर ही रहे हैं तो इन्हें भी चलने दीजिए ना। वैसे भी इनके आने से आपकी सुरक्षा की चिंता भी कम होगी। और फिर लाख मना करने के बाद भी महामंत्री उन दोनों पिता के साथ शिकार पर चल देते हैं। जंगल में काफी भीतर जाने पर राजा एक तालाब के पास रुक जाता है, जिससे एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। और फिर पिताजी, देखिए तो इस तालाब का पानी कितना साफ है, और इससे कैसी अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। हाँ बेटी, ये तालाब कोई आम तालाब नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? वो दरअसल ये नागलोक जाने का रास्ता है, जिसमें एक नाग रानी रहती हैं, जिससे मैं कई अरसे से विवाह करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? और फिर राजा महेंद्र अपने पुत्र को सारी बातें बताता है। महामंत्री जी, आज हमारा घूमने का बड़ा मन कर रहा है। चलिए आज शिकार पर चलते हैं। जैसा आप कहें महाराज, लेकिन अभी तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी। यही तो सही समय है शिकार पर जाने का, जब सारे पशु पक्षी अपने घर को लौट रहे होंगे। हम तब चुपके से उनका शिकार करेंगे। और फिर दोनों जंगल में शिकार के लिए घूमने निकल पड़ते हैं कि तभी कुछ दूर चलने पर उन्हें झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। महामंत्री जी, होशियार, मुझे लगता है कोई शिकार हमारी तरफ आ रहा है। महाराज, आवाज से तो ये कोई सर्प सा लग रहा है।
देखने पर उन्हें एक नागिन अपने बच्चे के साथ दिखाई पड़ती है, जिसके सिर पर एक नागमणि चमक रही थी, जिसे देख महाराज कहते हैं, अरे वाह, देखिए महामंत्री जी, एक नागिन अपने बच्चों के साथ इधर ही चली आ रही है। लेकिन महाराज, मैंने तो अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कभी किसी नागिन को मारना नहीं चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। राज्य के महामंत्री होकर इस तरह डर डर के बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या ये आपको शोभा देता है? महाराज, मैं तो बस... महामंत्री, अपना मुंह बंद रखिए और मुझे इस नागिन का शिकार करने दीजिए, ताकि मैं इसे मारकर इसकी नागमणि अपनी रानी चंद्रिका को दे सकूं। इसे पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। और फिर बिना एक पल की देरी किए महाराज उस नागिन पर निशाना साध देते हैं, लेकिन गलती से वो तीर नागिन को न लगकर उसके बच्चे को लग जाती है और वो मर जाता है, जिसके बाद वो नागिन एक सुंदर सी लड़की का रूप ले लेती है। दुष्ट राजा, तुमने अकारण ही मेरे बच्चे की जान ली है, इसका दंड तुम्हें अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। नागमती की बात सुनकर राजा जोरों से हंसने लगता है। दंड? कौन देगा मुझे दंड? क्या तुम दोगी? तुम्हें तो मैं अपने साथ पकड़ कर ले जाऊंगा और तुमसे विवाह रचाऊंगा, और ये नागमणि मैं अपनी रानी को तोहफे में दूंगा। मूर्ख, अभी तुझे ज्ञात नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह आज तूने मेरे बच्चे की जान ली है, ठीक उसी तरह तेरी भी जान तेरे ही संतान के हाथों हो जाएगी। और अचानक ही कहीं विलुप्त हो जाती है, जिसे देख राजा बोलता है, अरे ये क्या, वो नागिन कहाँ चली गई? अभी अभी तो यही थी। महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नागिनों के चक्कर में पड़ना सही नहीं रहेगा। इतने में एक तांत्रिक वहां आ जाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे पाना इतना भी आसान नहीं है राजन। कौन हो तुम और ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारे मन का लालच तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। हाँ, और एक बार राजा महेंद्र जिस चीज को पाने की ठान लेता है उसे पाकर ही रहता है, समझे तांत्रिक? अच्छा, तो फिर कैसे पाओगे तुम नागमती और उसके मणि को? तांत्रिक की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। तभी तांत्रिक बोलता है, इसका जवाब मुझे पता है, चलो मेरे साथ। और फिर वो तांत्रिक राजा को एक तालाब के पास ले जाता है, जिसका पानी आईने की तरह साफ था और उस तालाब से एक अजीब तरह की रोशनी चमक रही थी, जिसे देख राजा बोलता है, अद्भुत, इतना स्वच्छ जल, ये तो बहुत ही अचरज की बात है। क्योंकि राजन, ये कोई आम तालाब नहीं है, बल्कि नागलोक तक जाने का रास्ता है। क्या? हाँ, ऐसे नागलोक में तुम्हें मिलेगी नागमती और वो चमचमाती नागमणि। तो फिर जल्दी से बताओ तांत्रिक, इस लोक के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए? इसके बाद वो तांत्रिक एक कुटिल हंसी हंसते हुए बोलता है, इस तिलस्मी तालाब के अंदर कोई आम नागरिक नहीं जा सकता राजन, इसलिए इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें आम से खास बनना होगा। तांत्रिक, ऐसी पहेलियां ना बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। तो सुनो राजन, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पहले घोर तप करना होगा और फिर अपनी इकलौती संतान, जो कि एक पुत्र होना चाहिए, उसके 25 वर्ष पूर्ण होते ही उसकी बलि देनी होगी। तभी जाकर तुम्हारी साधना पूर्ण होगी और तुम इस नागलोक में प्रवेश कर पाओगी। उस नागमती से विवाह करने के लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी प्रथम संतान एक पुत्री हुई तो उसे मार डालना। स्मरण रहे, तुम्हें अपने इकलौते पुत्र को ही बलि देनी होगी। इसके अलावा तुम्हें और कोई संतान न हो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि इस कार्य को तुम्हें बिल्कुल गुप्त तरीके से करना होगा, ताकि किसी को भी इस बात का पता न चले। तांत्रिक ऐसा कहते ही राजा महामंत्री की तरफ देखते हैं कि तभी वो तांत्रिक बोलता है, इसकी चिंता तुम मत करो राजन, मैं अपनी तंत्र विद्या से इसकी याददाश्त मिटा दूंगा। जब इसे कुछ याद ही नहीं रहेगा तो किसी से क्या कहेगा। और फिर वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और थोड़ी सी भभूति महामंत्री के ऊपर छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। और आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हारी बलि देकर अपने वर्षों पुराने अधूरे कार्य को पूर्ण करूंगा, जिसके लिए मैंने इतना तप किया है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? भला कोई पिता अपनी इकलौती संतान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस बात का तुम्हें भी ज्ञान नहीं है पुत्र, कि मैं नागलोक की रानी से विवाह कर कितना शक्तिशाली बन जाऊंगा। जरा सोचो, अगर मैंने उससे विवाह कर लिया और वो नागमणि हासिल कर ली, तो इस पृथ्वी लोक के साथ साथ नागलोक पर भी मेरा राज्य होगा। इतने में वो तांत्रिक भी वहाँ आ जाता है। राजन, आखिरकार तुम्हारी तपस्या रंग लाई। अब ज्यादा विलंब न करो और जल्दी से अपने पुत्र की बलि देकर इस अधूरे कार्य को पूर्ण करो। तांत्रिक के ऐसा कहते ही राजा महेंद्र अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और जैसे ही अपने बेटे का सिर काटने को होता है कि तभी एक बाण आकर सीधे राजा के हाथों में लग जाती है, जिसे देख तांत्रिक बोलता है, किस दुष्ट ने ये दुस्साहस किया? इतने में झाड़ियों से चंद्रकला बाहर आती है। महाराज, एक राजा होकर ऐसा दुष्कर्म करते हुए आपको जरा सी भी लज्जा नहीं आती? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए आप बचेंगे तब ना, उससे पहले मैं आपके प्राण ले लूंगी। इतने में ही उसी तालाब से रंग बिरंगी किरणों के साथ नागमती बाहर आती है। असली कसूरवार तो ये तांत्रिक है, इसलिए सबसे पहले दंड इसी को ही मिलना चाहिए। आप नागलोक की रानी नागमती है ना, जिसके बारे में पिताजी अभी अभी बातें कर रहे थे? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारे पिता की कुदृष्टि कब से मुझ पर पड़ी हुई थी और इसी बात का फायदा इस तांत्रिक ने उठाया। मैं कुछ समझी नहीं। ये तांत्रिक सदियों से हमारे नागमणि के पीछे पड़ा था, जिसे हासिल करने वाला सबसे शक्तिशाली बन जाता है। तभी इसे ये राजा मिला, जिसके लालच का फायदा उठाकर ये हमसे नागमणि हासिल करना चाहता था। अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो। कि तभी महामंत्री चेतन बोलते हैं, तो भी ये कुछ नहीं कर पाते नागरानी? सभी बड़ी हैरानी से महामंत्री की ओर देखते हैं, क्योंकि राजकुमार अपूर्व उनकी पहली संतान नहीं है। उससे पहले भी राजा को एक पुत्री हुई थी जो अब तक जीवित है। क्या इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने अपनी प्रथम पुत्री को मार दिया था? नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मैंने तो खुद महामंत्री को अपनी बेटी सौंपी थी कि वो जंगल में जाकर उसे मार कर फेंक दे। अब सभी की नजर महामंत्री पर पड़ती है कि तभी वो बोलते हैं, महाराज, एक पिता होकर भी आपको अपने बच्चे पर दया नहीं आई, लेकिन मुझसे उस फूल सी बच्ची की जान नहीं ली गई। इसलिए मैंने उसे अपने राज्य के ही एक निवासी सुखिया और लक्ष्मी के घर उसे छोड़ दिया था, जो न जाने कब से संतान के लिए तरस रहे थे। मंत्री के मुंह से सुखिया और लक्ष्मी का नाम सुनकर, हाँ राजकुमारी, दुर्भाग्यवश ये आपके पिता हैं। ये सब सुनकर तांत्रिक झल्लाते हुए बोलता है, बस करो ये पिता पुत्री का नाटक। अच्छा हुआ मुझे सही समय पर सच्चाई का पता चल गया
अब मैं इस लड़की की बलि देकर इस नागलोक में प्रवेश करूंगा और नागमणि हासिल कर इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। और फिर जैसे ही वो तांत्रिक चंद्रकला को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है, नागमती उसे डस लेती है, जिसके कारण तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। और वो बोलती है, चंद्रकला, तुमने बहुत ही बहादुरी से न केवल अपने भाई की रक्षा की है, बल्कि हमारे नागलोक को भी इस दुष्ट तांत्रिक के हाथों से बचाया है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगी। अगर ऐसी बात है तो मेरे पिताजी को फिर से ठीक कर दीजिए। राजकुमारी को ऐसा कहते देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? जिस पिता ने तुम्हें जन्म लेते ही मरने के लिए छोड़ दिया, तुम उसके प्राण बचाना चाहती हो? नागरानी, भले ही ये एक अच्छे पिता ना बन पाए, लेकिन मैं तो एक अच्छी पुत्री हूँ। तो फिर एक बेटी अपने ही हाथों से अपने पिता की जान कैसे ले सकती है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना श्राप वापस ले ले और इन्हें अपनी भूल सुधारने का मौका अवश्य दे। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर रंग बिरंगी किरणों के साथ नागमती महाराज को फिर से ठीक कर देती है। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वासना और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा कर दो। दोनों भाई बहन अपने पिता को क्षमा कर वापस महल लौट आते हैं। महामंत्री जी, नगर में घोषणा करवा दीजिए, आज हम अपने पद का त्याग कर सारा राजपाट अपने पुत्र अपूर्व को सौंपते हैं। जैसी आपकी मर्जी महाराज। ठहरिए पिताजी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ दीदी। इस राजगद्दी की असली हकदार तुम हो, जिसके अंदर साहस, प्रेम और बलिदान की भावना है। इसलिए इस राज्य का अगला राजा भी तुम्ही को होना चाहिए। राजकुमार की इच्छा अनुसार महाराज चंद्रकला को अपना राज्यभार सौंप देते हैं, जिसके बाद राजकुमारी चंद्रकला सुकिया और लक्ष्मी को भी राज दरबार में बुलाती है। आप दोनों ने भी मेरे काफी नखरे उठाए हैं और मुझे बहुत प्यार से पाला है, इसलिए जीवन से अंत तक आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। महामंत्री जी, आज से ये दोनों भी हमारे साथ ही इसी राजमहल में रहेंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। और सभी एक साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। जंगल में मणि नाम का एक हिरण रहता था। मणि बहुत ही सुंदर और सबसे तेज दौड़ने वाला हिरण था। जंगल में सभी जानवर उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। जैसे जैसे समय बीता, मणि को भी अपनी खूबसूरती पर घमंड होने लगा था। एक सुबह मणि की मुलाकात नीलू मोर से हुई। अरे मणि, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही टहल रहा था। तुम इस तरफ क्या करने आए हो? मैं तो यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया था। उसके बेटे के नए नए पंख आए हैं। वो बहुत सुंदर लग रहा होगा, बस इसीलिए उसे देखने चला आया। सुंदर? मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या कोई यहाँ? कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ जंगल में हर कोई सुंदर है, हर कोई खास है। मैं नहीं मानता। मुझे तो लगता है जैसे फूलों में गुलाब है, वैसे ही जंगल में रहने वाले सभी लोगों में मैं खूबसूरत हूँ। मणि, लगता है तुम्हें अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड आ गया है। हो भी क्यों ना, मुझे देखो, ऊपर से नीचे तक मैं हर तरफ से सुंदर हूँ। और तुम्हारे सिर्फ पंख ही अच्छे हैं, बाकी अपने पैरों को देखो। मणि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नीलू को बहुत बुरा लगा। मणि, इतना घमंड भी ठीक नहीं है। कहीं ये खूबसूरती तुम्हें ही ना फंसा दे। ऐसा कभी नहीं होगा। लोग मेरी सुंदरता में खो जाते हैं, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। नीलू मोर से मिलने के बाद मणि जंगल में आगे बढ़ गया और उसने देखा कि चीकू बंदर, बिट्टू तोता, रिंकी बकरा, चिंटू खरगोश सभी लोग आपस में मिलकर खेल रहे थे।
मणि को देखकर बिट्टू तोता बोला। मणि मणि, यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो। नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं खेलना। तुम लोग मिट्टी में ही खेलते रहते हो। मेरी त्वचा खराब हो जाएगी, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। अरे मणि, ऐसा कुछ नहीं होता। आओ हमारे साथ खेल लो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खेलना। कोई बात नहीं मणि, जब तुम्हारा मन हो तुम तब खेलने आ जाना। वैसे भी हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, मेरे दोस्त, शायद जिंदगी में कभी तुमसे काम पड़े मुझे तो जरूरत ही नहीं तुम जैसे दोस्तों की। मणि, इतना भी क्या दूर दूर रहना। तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे इस जंगल के हो ही नहीं। हाँ तो मुझे तो किसी महल में होना चाहिए था। ये इंसान अच्छे नहीं होते, तुम्हें महल में नहीं पिंजरे में रख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं जानते। मणि वहाँ से चला गया। इस घटना को कई दिन बीत गए और मणि का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन नदी के पास सभी जानवरों की सभा हुई, जिसमें मणि भी पहुंचा। वो वहां बैठे जानवरों से अलग होकर दूर जाकर बैठ गया। ऐसा करता देख उसे राजा शेर ने देख लिया और उन्होंने कहा, क्या बात है मणि, तुम इतनी दूर जाकर क्यों बैठ गए? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं महाराज, वो दरअसल मैं इन सब के बीच बैठूंगा तो मैला हो जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो मणि? ये सब हमारे दोस्त हैं, हमसे अलग नहीं हैं। हम एक ही जंगल में रहते हैं, एक ही नदी का पानी पीते हैं, और तुम इनके पास नहीं बैठ रहे हो। महाराज, आप इस बात को छोड़िए, सभा शुरू कीजिए। मुझे धूप में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, आप सभी को यहाँ ये बताने के लिए बुलाया गया है कि जंगल में कुछ इंसानों को देखा गया है, इसीलिए आप सभी बीच जंगल में रहें और बाहर की तरफ ना जाएं। बास बहादुर इंसानों पर नजर रखेंगे और हमें पल पल की खबर देते रहेंगे। तब तक आप सभी सावधान रहें। इंसानों से बचकर रहने की सलाह के साथ राजा शेर ने अपनी सभा समाप्त की और सभी जानवर लौटने लगे। मणि भी अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। ये इंसान बुरे होते हैं क्या? वो कैसे दिखते हैं? मुझे जाकर देखना होगा, शायद ये मौका दोबारा मिले ना मिले। इतना सोचकर मणि अपनी गुफा में ना जाकर इंसानों के टेंट के पास पहुंच गया। ये इंसान कितने सुंदर हैं, मेरी तरह ही। उन लोगों को इंसानों के बारे में कुछ नहीं पता। मणि छिपकर इंसानों को देख ही रहा था कि तभी एलिशा की नजर मणि पर पड़ गई और वो चिल्लाकर अपने पापा से बोली, पापा, वो देखो, एक हिरण, मुझे हिरण चाहिए, ला दो ना। ठीक है बेटा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। एलिशा के पापा और कुछ लोग मिलकर हिरण को पकड़ने के लिए आगे आने लगे। क्या ये लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं? मुझे यहाँ से भागना होगा। मणि वहाँ से भागने लगा, लेकिन एलिशा के पापा और उनके साथियों ने उस पर जाल फेंक दिया और उसे पकड़ लिया और उसे एलिशा के पास ले आए। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए हिरण। थैंक यू पापा, अब मैं इसके साथ खूब खेलूंगी। हम इसे अपने घर ले जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मणि शांत बैठा हुआ था, उसे पिंजरे में रखा था और थोड़ी देर बाद वो सभी शहर पहुंच गए। शहर में एक बहुत बड़े बंगले में उसे उतारा गया। इतना बड़ा महल, क्या मैं यहाँ रहूंगा? क्या ये मेरी जगह है? मणि इतना सोच ही रहा था कि तभी उसे पिंजरे में से निकाला गया और बंगले में ही एलिशा उसके पास आई, जिसे देखकर मणि थोड़ा डर गया। क्या ये मुझे मारेगी? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हम साथ में खेलेंगे। मणि को एलिशा की बातें अच्छी लगी, तो वो उसके पास चला गया और वो दोनों मिलकर घर में घूमने लगे। अब मणि को भी एलिशा का साथ अच्छा लग रहा था। कुछ ही दिनों में वो उसका अच्छा दोस्त बन गया।
लेकिन जंगल में मणि के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। मणि का कोई पता नहीं चला? क्या किसी ने भी उसे नहीं देखा? नहीं महाराज, हमने तो उसे आखिरी बार तब देखा था जब हम सब खेल रहे थे, लेकिन वो उसके बाद हमें नहीं दिखा। हाँ, शायद उसी दिन मैंने भी उसे देखा था। हाँ, उसके बाद सिर्फ सभा में ही मणि को देखा गया। बाज बहादुर, तुम जंगल का कोना कोना छान मारो और मणि का पता लगाओ। ठीक है महाराज। बाज बहादुर तुरंत मणि की तलाश में उड़ गया। वो जंगल के उस कोने में भी गया जहाँ इंसान रुककर गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं मणि को ये इंसान ही ले गए? मुझे जाकर देखना होगा। मणि को ढूंढते हुए बाज बहादुर उस बंगले तक जा पहुंचा जहां मणि को रखा हुआ था। वो मणि के पास पहुंचा। मणि इस वक्त हरी हरी घास खा रहा था। मणि, तुम यहाँ हो? इन लोगों ने तुम्हें पकड़ रखा है। मैं अभी सब लोगों को बुला कर लाता हूँ। तुम डरो मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। बाज बहादुर की बात सुनकर मणि हंसने लगा और बोला, अरे अरे बाज बहादुर, क्या हुआ तुम्हें? जरा देखो तो मैं कितना खुश हूँ। यहाँ बिना मेहनत के ही मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, सोने के लिए नरम बिस्तर है और यहाँ पर मुझे प्यार करने वाले भी हैं। मेरी जगह तो इस महल में ही है। पागल हो गए हो क्या मणि? पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा ही होता है। और ये इंसान बहुत स्वार्थी होते हैं। आज प्यार कर रहे हैं, कल नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचेंगे। तुम्हें मेरी किस्मत से जलन हो रही है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना? देखो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, कोई नुकसान नहीं हो रहा मुझे। तुम जा सकते हो और सबसे कह देना कि मेरी चिंता ना करें। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। बाज बहादुर वहाँ से उड़ गया और जंगल वापस लौट आया। वापस आकर उसने राज शेर को सारी बातें बताई। अच्छा, तो अब उसे इंसानों के बीच अच्छा लगने लगा है, लेकिन फिर भी हम इंसानों का भरोसा नहीं कर सकते। बाज बहादुर, तुम मणि पर नजर रखना, वो हमारे जंगल का हिस्सा है। ठीक है महाराज। बाज बहादुर मणि पर नजर रखने लगा। मणि उस घर में बहुत ही ज्यादा खुश था। एक दिन एलिशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी एलिसा को बचा लीजिए। सर, हमने सब कुछ करके देख लिया है, एलिसा पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सभी लोग जल्दी जाओ और मेरे गुरुजी को बुलाओ। जल्दी ही गुरुजी को बुला लिया गया। उन्होंने एलिशा की हालत देखी और कहा, आपकी बेटी को ठीक करने के लिए हमें बलि देनी होगी। बलि? किसकी बलि? उस हिरण की। उसकी बलि देने से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, उस हिरण की बलि चढ़ाने की तैयारी करो। बलि की बात सुनकर मणि घबरा गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या यहाँ पर कोई है? कोई मुझे बचा सकता है क्या? मणि की आवाज सुनकर बाज बहादुर उसके पास आ गया। क्या बात है मणि, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बाज बहादुर, ये लोग मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम तो कहते थे ये सब तुम्हें प्यार करते हैं। नहीं, ये तो बस खुद से प्यार करते हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। बाज बहादुर उड़कर जंगल में आ गया और राजा शेर को सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर शेर खड़ा हो गया और बोला, मंत्री गज, अभी अपने साथ सेना लेकर जाओ और मणि को छुड़ा कर लाओ। राजा शेर की बात सुनकर मंत्री गज अपने हाथियों के साथ निकल पड़ा और बलि वाली जगह पर पहुंचा। मणि की बलि देने की तैयारी हो चुकी थी। बाज बहादुर, मंत्री गज, मुझे बचा लो। तुम घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। सभी हाथियों और मंत्री गज ने मिलकर वहां हमला कर दिया और मणि को छुड़ाकर वहां से भाग निकले। मणि जंगल में राजा शेर के सामने गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। क्या हुआ मणि, तुम तो हमसे अलग थे ना? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं आज के बाद कभी भी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करूँगा। मणि को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी जानवरों को अपना दोस्त वापस पाकर बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।